अगर हम लोग अपने नॉर्मली घरों की बात करें तो आपके घरों में सीलिंग फैन लगे होंगे जो कि पंखे होते हैं और उसमें मैंने आपको बताया था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ कुछ टेबल फैन होते हैं जिनके अंदर अगेन हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों ही केसेस में जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज करी जाती है वो कैपेसिटर स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है। और ये पुराने लेक्चर के अंदर कैपेसिटर मोटर के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। पुराने लेक्चर अगर आपने मेरा देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कैसी दिखती है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। हमने उनका स्पीड और कर्व के ऊपर चर्चा करी थी और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऊपर भी ध्यान दिया था। अगर आपको ध्यान हो तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो मेन काम होता है वो काम होता है कि एनएसडब्ल्यू को ऑपरेट करना, यानी कि एक ऐसी स्पीड जिसमें जिस स्पीड पे आपकी जो मोटर रन कर रही है वो 70 टू 80% होती है एनएस की एट पर्टिकुलर टाइम पे। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देना, यानी कि जब हमारी मोटर एक नॉर्मल रेटेड स्पीड पे आ जाती है, स्टेबल रीजन में आ जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, ये तुम्हारी जो मोटर होती है इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है सिस्टम से। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है इसका काम केवल क्या होता है, ओनली फॉर स्टार्टिंग। अगर हम लोग ओनली फॉर स्टार्टिंग के लिए, यानी केवल अगर हम लोग स्टार्ट करने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और यहीं से हम मेनली जो हमारा कह सकते हैं कि मोटर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग के डिस्कनेक्ट होने की शुरुआत होती है, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ में बताया है। पूरा डिटेल लेक्चर आपके लिए तैयार है, आने वाले समय में इसको डिस्कस करेंगे। और ये स्पीड हमेशा याद रखना, ये जो स्पीड होती है जिसपे सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करता है, ये 70 टू 80% ऑफ एनएस होती है, रेटेड स्पीड एनएस के मुकाबले 70 टू 80%, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लेकिन अब एक मन में क्वेश्चन आता है, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो कि नॉर्मली हम लोग मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में ही बताया था, ये स्विच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ऑपरेट करता है, ठीक। लेकिन व्हेनेवर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट, जब भी ये ऑपरेट करता है, ऑपरेट करने का क्या मतलब हुआ, ऑपरेट करने का मतलब हुआ कि इस तरीके से ये क्लोज होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। पर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पीड हमारी 90 टू 90 70 टू 80% ऑफ एनएस पहुंचती है, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये जो इस तरीके से ओपन होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं स्विच का ऑपरेट होना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी ना। जो खास बात देखी जाती है कि जब भी स्विच ऑपरेट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्लिक साउंड सुनाई देती है, क्लिक साउंड जनरेट होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि एक ये क्लिप की तरह वर्क करता है, और जैसे ही एक क्लिप की तरह जब वर्क करेगा तो जब ये कनेक्ट हो या डिस्कनेक्ट होगा, जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है तो एक क्लिक साउंड को जनरेट करता है, ठीक है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो तुम्हारे घरों में कभी भी तुमने इस तरीके की क्लिक साउंड अपने फैन में नहीं सुनी होगी। कभी भी आप मार्केट से फैन लेने जाते हो तो आपने वहां पे ना तो इस तरीके की कोई क्लिप साउंड सुनी होगी, और ना तो आपने क्लिक साउंड अपने घरों में सुनी होगी, ना ही आपने इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल कभी भी अपने घर के पंखे में होते हुए देखा होगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे घर के पंखे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तरह यूज होते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ है, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरा नाम प्रांजल है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के बारे में बहुत डिटेल में, जिसमें कैपेसिटर स्टार्ट भी करेगा मोटर को और रन करते टाइम भी कैपेसिटर कनेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्लिक साउंड क्यों नहीं सुनी उसको देखते हैं। तो आपको याद होगा पुराने लेक्चर में मैंने आपको सिंगल फेस इंडक्शन मोटर विद कैपेसिटर स्टार्ट बताया था, और वहां पे हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था। नाउ ये हमारा स्ट्रक्चर था कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। अगर मैं क्या करूं इसके अंदर, इस अगर मैं क्या करूं सेंट्रीफ्यूगल स्विच को, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का है, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अगर मैं इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को इस मोटर में से निकाल दूं, रिप्लेस कर दूं, यहाँ लिखा हुआ है रिमूव कर दूं अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच को तुम्हारे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैपेसिटर, हमने अगेन इसमें कैपेसिटर यूज कर रखा है। ये कैपेसिटर काम क्या है, ये अगेन कैपेसिटर काम क्या होता है, फेज को स्प्लिट करना, ये फेज को अगेन स्प्लिट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटर जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। नाउ खास बात क्या है, हमने यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच को रिमूव कर दिया, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच को रिमूव कर दिया। अगर मैंने कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर से सेंट्रीफ्यूगल स्विच को रिमूव कर दिया तो ये मोटर आपकी बन जाती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। रीजन क्या है इसका मतलब समझो, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, यानी कि कैपेसिटर तुम्हारा स्टार्ट में भी लगा हुआ है और कैपेसिटर रन में भी है। यानी क्योंकि देखो स्विच का काम क्या होता था, अगेन मैं बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता था, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना जब एनएसडब्ल्यू यानी कि ऐसी स्पीड पहुंच जाए जिसपे 70 टू 80% ऑफ एनएस हो। तो जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम ये होता था, अगर हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दिया, उसकी जगह डायरेक्टली से कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, कभी भी स्विच ऑपरेट नहीं करेगा, और ये जो तुम्हारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, पूरी की पूरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बल्कि ये पूरी की पूरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये पूरी
दिस ऑल इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। तो अगर तुमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ही हटा दिया तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होगी? ऑलवेज कनेक्टेड, हमेशा ही कनेक्ट रहेगी, ऑलवेज कनेक्टेड। और जब ये हमेशा कनेक्ट रहेगी तो यानी क्या होगा? कैपेसिटर जो होगा वो ऑलवेज कनेक्टेड, कैपेसिटर भी हमेशा कनेक्ट रहेगा। और जब कैपेसिटर हमेशा कनेक्ट रहेगा तो इसको हम इस तरीके की मोटर को क्या कहेंगे? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड कैपेसिटर रन, यानी कि स्टार्ट में भी है और रन के टाइम में भी है, इसीलिए इस मोटर को नाम कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या अंतर होता है दोनों के स्ट्रक्चर के बीच में। यानी कि अगर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को कंपेयर करा जाए तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर वाइज, डिजाइन वाइज, और वो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ना होना। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा ये क्या होता है? यहाँ पे इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच को पिक्चर से। जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच को रिमूव करोगे तो वो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर बन जाएगी। नाम समझ में आ गया क्यों रखा है? क्योंकि कैपेसिटर जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दिया तो स्टार्टिंग के टाइम में भी कैपेसिटर लगा हुआ है और जब रन करेगी तब भी कैपेसिटर लगा रहेगा, जबकि पुरानी मोटर में यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में रन करते टाइम सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट कर जाता था और कैपेसिटर पिक्चर से बाहर हो जाता था, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बाहर हो जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ ऐसी मोटर के लिए कैपेसिटर क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? तो पहली रिक्वायरमेंट है कि लो वैल्यू कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो कौन सी होनी चाहिए? लो वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि स्मॉल वैल्यू का कैपेसिटर यूज होगा, जबकि पुरानी आपको याद हो वहां पे हमने हाई वैल्यू का कैपेसिटर का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पेपर और ऑयल इंसुलेटेड कैपेसिटर आर रिक्वायर्ड। पुरानी मोटर को याद होगा तो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे पेपर और ऑयल इंसुलेटेड कैपेसिटर से काम चल जाता है। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, 2 to 20 माइक्रोफेरेड, यानी कि क्या हुआ? जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि लो वैल्यू, तो कितनी लो वैल्यू? तो 2 to 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने घर का देख सकते हो 2.5 माइक्रोफेरेड से 3 के अप्रॉक्स माइक्रोफेरेड का कंडेंसर यूज होता है तुम्हारे घर के पंखों में। तो बेसिकली इस तरीके की जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है जिनमें कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन दोनों काम हो रहे होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच मिसिंग होता है, ऐसे केस में जो तुम्हारे कैपेसिटर यूज होता है वो 2 to 20 माइक्रोफेरेड यानी कि स्मॉल लो वैल्यू का कैपेसिटर यूज होगा। और पेपर का यानी कि पेपर इंसुलेटर या फिर ऑयल इंसुलेटर, ये जो वर्ड यूज हुए हैं ये बेसिकली टाइप्स ऑफ इंसुलेट कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में आप जानते हो कैपेसिटर में इस तरीके की दो दो कंडक्टिंग प्लेट होती है और बीच में क्या होता है? इंसुलेशन होता है, एयर इंसुलेशन हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने पेपर इंसुलेशन यूज करा है या फिर ऑयल इंसुलेशन का इस्तेमाल करा है, ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में आ जाते हैं। तो हम लोग पेपर और ऑयल इंसुलेटेड कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे इस पूरे केस में सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में। और देखते हैं और कौन से पॉइंट है। तो एक फोर्थ पॉइंट आ जाता है कैपेसिटर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग ड्यूटी। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने बताया था शॉर्ट ड्यूटी के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। यहाँ पे कैपेसिटर जो यूज करा जाएगा लॉन्ग ड्यूटी। अब लॉन्ग ड्यूटी का क्या मतलब है? लॉन्ग ड्यूटी का मतलब है कंटिन्यूस ऑपरेशन फॉर आवर्स। आपको याद होगा मैंने पुराने लेक्चर में बताया था कि शॉर्ट ड्यूटी यानी कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती थी, कैपेसिटर जो स्टार्ट मोटर होती थी वो वर्क करती थी किसमें? शॉर्ट ड्यूटी में वर्क करती थी। शॉर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता था कि मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए ही ऑपरेट करता था, जबकि लॉन्ग ड्यूटी का मतलब क्या हुआ? देखो क्योंकि जब होता क्या था 3 सेकंड के लिए कैसे काम करता था, तो जैसे ही मोटर रोटेट होना शुरू होती थी, जैसे ही एनआर तुम्हारा स्पीड को रीच करता था, एनएसडब्ल्यू जैसी ही स्पीड पहुंचता था तुरंत ही क्या होता था? सेंट्रीफ्यूगल स्विच तुम्हारी जो कैपेसिटर या ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती थी उसे डिस्कनेक्ट कर देता, यानी कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देता था। तो ये माना जाता था कि मोटर के स्टार्ट होने से लेकर एनएसडब्ल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो लेस देन 3 सेकंड लगता था। तो इसलिए 3 सेकंड तक कैपेसिटर जुड़ा रहता था और उस 3 सेकंड से कम में ही तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट कर जाता था और कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता था। इसीलिए हम कहते थे शॉर्ट ड्यूटी के लिए यूज हो रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए कैपेसिटर रन मोटर की, कैपेसिटर रन में हम जानते हैं कैपेसिटर रन में क्या होता है? हमारे पास नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन चलेगा, कंटिन्यूअस ऑपरेशन में ऑपरेट करेगा। तो मतलब घंटों के लिए, मतलब बहुत देर, यानी कि जैसे तुम्हारा पंखा है, घर का पंखा तुम 12 घंटे 16 घंटे भी चलाते हो, तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए मुझे कैपेसिटर चाहिए। इसीलिए ये जो होती है इनके अंदर जो कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, लॉन्ग ड्यूटी कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप जी समझ में आ गई होगी। ना स्पीड टॉर्क की बात कर लेते हैं। अगर स्पीड टॉर्क की बात करी जाए तो आपको याद होगा पुराने लेक्चर के अंदर मैंने जो स्पीड टॉर्क कर्व बनाया था ये मेन मोटर का था और जो सेकंड वाला कर्व था ये आपका उसका था कैपेसिटर स्टार्ट
इंडक्शन मोटर का था। नाउ अगर थर्ड कर्व की बात करी जाए यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की, तो वो कर्व कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। इसमें जो सबसे खास बात है, अगर हम गौर करें तो मेन चीज जो डिफरेंस आया है वो है स्टार्टिंग टॉर्क का, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये स्टार्टिंग टॉर्क है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के कर्व की, और ये वाला जो है ये है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के कर्व की बात, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है। नाउ अगर देखो तो देखो स्टार्टिंग, अगर तुम कैपेसिटर का केवल इस्तेमाल स्टार्टिंग में कर रहे हो, यानी कि जो कल मोटर पढ़ाई थी उसका टॉर्क बहुत हाई डेवलप हो रहा था, ठीक है, बहुत हाई टॉर्क डेवलप कर रही थी। जबकि जो ये वाली मोटर है यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, इसका जो टॉर्क है वो भी है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क जीरो नहीं होगा। जैसे अगर इसकी बात करी जाए ओनली मेन वाइंडिंग, अगर केवल मेन वाइंडिंग लगी होगी, अगर ओनली मेन वाइंडिंग है तो टी स्टार्टिंग इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। देखो यहां से देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, टी स्टार्टिंग कितना है, टी स्टार्टिंग तुम्हारा जीरो है। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग कर्व यूज कर रहे हैं फुल साइज, सॉरी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैपेसिटर अगर स्टार्टिंग में यूज करो तो देखो इतना ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। लेकिन अगर तुम क्या करते हो, कैपेसिटर कैपेसिटर को स्टार्ट में भी यूज कर रहे हो और कैपेसिटर को रन में भी यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो हो जाता है एज कंपेयर टू ओनली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये किसका कर्व है, ये है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कर्व, यानी कैपेसिटर केवल स्टार्ट मोटर में यूज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देखो एक बड़ी खास बात, ये बड़ा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आने वाले समय में भी चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। खास बात ये है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब ऐसा क्यों होता है, वाई लो स्टार्टिंग टॉर्क, उसको भी समझते हैं। क्या करना पड़ेगा, दोनों मोटर को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो पुराने लेक्चर में डिस्कस करा था, दूसरी तरफ है हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। दोनों को जरा कंपेयर करते हैं तो हम जान पाएंगे कि क्यों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ज्यादा टॉर्क मिल रहा था, स्टार्टिंग टॉर्क एज कंपेयर टू कैपेसिटर रन मोटर। पहला पॉइंट, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है उनके अंदर जो कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जबकि इसके अंदर कंटिन्यूस ड्यूरेशन के लिए चाहिए। उससे क्या असर पड़ा, उससे असर पड़ा कि अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई इंपैक्ट वाला कैपेसिटर की जरूरत है, ठीक है, देखो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो आप हाई इंपैक्ट वाला कैपेसिटर यूज कर सकते हो। मैंने पुराने लेक्चर में तुम्हें बताया भी था, हाई वीएआर यानी कि वोल्ट एम्पेयर जो होता है, जो यूनिट होती है वीएआर यानी कि रिएक्टिव पावर की, ठीक है। तो ऐसे हाई वीएआर आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक, और इस वीएआर का इस्तेमाल करोगे, हाई वीएआर कैपेसिटर का इस्तेमाल करोगे आप 250 माइक्रोफैरेड का, मैंने बताया था पुराने लेक्चर में, वो वैल्यू होगी। हाई वैल्यू कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी हम लोग को कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में। अच्छा एक बात और समझो, अगर इसमें हाई कैपेसिटर चल रहा है तो इसके अंदर हमें क्या जरूरत है, यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में यहाँ पे हमें लो वैल्यू कैपेसिटर की जरूरत है। लो वैल्यू मतलब 2 माइक्रोफैरेड। रीजन क्या है, देखो जब तुम्हें थोड़ी देर के लिए चाहिए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, 3 सेकंड से कम के लिए, तो तुम हाई वैल्यू का कैपेसिटर यूज कर सकते हो, इंपैक्टफुल वीएआर का कैपेसिटर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हमें ज्यादा जरूरत है यानी कि फॉर कंटिन्यूस ड्यूरेशन, बहुत देर तक के लिए चाहिए, तो आप लार्ज रिएक्टिव पावर कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं करोगे। रीजन है क्योंकि वो अफेक्ट करेगा आपके सिस्टम के ऑपरेशन को, ठीक है। तो लो वैल्यू कैपेसिटर इसलिए हमें इसमें, क्योंकि कंटिन्यूस ऑपरेशन चाहिए, ठीक। अब देखो अगर तुमने ज्यादा यूनिट का यूज करा यानी कि ज्यादा 250 माइक्रोफैरेड यानी कि बहुत हाई वैल्यू कैपेसिटर यूज करा है, तो ऑब्वियस ही चीज है स्टार्टिंग में टॉर्क जो मिलेगा वो काफी ज्यादा हाई मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो कैपेसिटर है उसकी रेटिंग बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन अगर आप लो स्टार्टिंग टॉर्क सॉरी लो वैल्यू का कैपेसिटर यूज करोगे तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क कम मिलेगा, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी मेन रीजन क्या है, हमें स्टार्ट टॉर्क कम क्यों मिल रहा है। तो एक लौता जो मेन कारण है वो है हाई वैल्यू का कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में। यानी कि स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो हमने कल डिस्कस करा था वह हाई वैल्यू का कैपेसिटर यूज करा था, इसी की वजह से मुझे हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। अब क्योंकि तुमने इसमें वैल्यू को लो कर दिया कैपेसिटर की, जब कैपेसिटर हल्की पावर का है तो टॉर्क भी कम ही बनाएगा, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क भी कम वैल्यू का तुम्हें देगा वो, ठीक। तो आई होप समझ में आई होगी। एडवांटेजेस क्या होते हैं फिर अगर इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विदाउट सेंट्रीफ्यूगल स्विच, या कह सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के। सबसे पहला इकोनॉमिकल ऑपरेशन। इकोनॉमिकल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिकल सीधी सी बात है, इकोनॉमिकल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमने पिक्चर से हटा दिया है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दिया है तो क्या होगा, सस्ता ऑपरेशन पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है उसकी कॉस्ट होती है और ये कॉस्ट आपको बियर करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसलिए इकोनॉमिकल ऑपरेशन है। सेकंड, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। देखो पुराने केसेस की बात करी जाए, यानी कैपेसिटर अगर तुम केवल स्टार्टिंग में यूज करोगे तो तुम्हारा जो पावर फैक्टर होगा वो केवल स्टार्टिंग में ही इंप्रूव होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसका कोई असर पावर फैक्टर पे नहीं पड़ेगा। जबकि अगर तुम अपना कैपेसिटर जो है वो लगे रहने दोगे तो ऐसे केस में वो लगातार पावर फैक्टर को इंप्रूव करता रहेगा। पावर फैक्टर आप जानते हो वोल्टेज और करंट, सप्लाई करंट के बीच का जो एंगल होता है। मैंने कल आपको बताया था कैपेसिटर जब लगाते हो तो यहाँ पे एक आई ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सप्लाई होता है ये
ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, मेन वाइंडिंग से दूर चली जाती है, ठीक है। और मेन वाइंडिंग से दूर जाएगी ऊपर की तरफ, तो ऐसे केस में क्या होता है, वी के फेज में आ जाती है। और जब कोई चीज वी के फेज में आती करंट, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं हाई पावर फैक्टर या गुड पावर फैक्टर। और ऐसे केस में क्या होता है, आपको अच्छा पावर फैक्टर मिलता है। तो जब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में केवल ये शुरुआत में ऐसा होगा, जैसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हटेगी, वापस से जो तुम्हारा आई एस है वो क्या होगा, शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा, आई एम की तरफ आ जाएगा, और तुम्हें क्या होगा, पुअर पावर फैक्टर मिलने लगेगा, ठीक है। जबकि अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर आप ये ले रहे हो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, तो ऐसे केस में क्या होगा, आई ए हमेशा मौजूद रहेगा। जब आई ए हमेशा रहेगा, तो ये जो आई सप्लाई है ये भी हमेशा वी के फेज में रहेगा, यानी कि अच्छा पावर फैक्टर, यानी कि यूनिटी के अप्रॉक्स पावर फैक्टर तुम्हें हर समय मिलता रहेगा, यानी कि कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर लगातार जुड़ा हुआ है। भाई जब लगातार पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो उसका असर कहां पड़ेगा, उसका असर पड़ता है आपकी बिलिंग पे, यानी कि तुम्हारी बिल कम आएगा, लो बिलिंग, ठीक है। और उसके पीछे रीजन क्या है, जब भी आपको याद होगा, अगर आप पावर फैक्टर के ऊपर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, अगर पावर फैक्टर इंप्रूव करोगे तो उससे जो सप्लाई की करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डाउन होती है। और आपको पता होगा कि आपके जो मीटर है, जो घरों के मीटर होते हैं, वो बिलिंग जो करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ करंट करते हैं, यानी कि करंट कितना कर रहे हो, ले रहे हो, मांग रहे हो, ठीक है। तो मीटर की जो बिलिंग होती है वो करंट पे डिपेंड करती है। पावर फैक्टर इंप्रूव करने से क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मीटर तुम्हारा कम बिलिंग देगा, ठीक। लास्ट, हाई एफिशिएंसी। जब जब करंट कम है, एफिशिएंसी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी किसी भी चीज की डिपेंड करती है लॉसेस के ऊपर, कि उसके अंदर लॉसेस कैसे हो रहे हैं। तो अगर लॉसेस लॉसेस जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, मेनली डिपेंड होते हैं करंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉसेस एक बड़ा लॉस है, आई स्क्वायर आर, तो यानी करंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और जब मैंने क्या करा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लो बिलिंग करी, यानी करंट की वैल्यू को जब मैं रिड्यूस कर दूंगा पावर फैक्टर इंप्रूव करते हुए, तो ऐसे केस में क्या होगा, एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि हाई एफिशिएंसी मुझे मिलेगी, ठीक। आई होप सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ना एक पॉइंट और आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइलेंट ऑपरेशन एंड स्मूथ कर्व। इसका क्या मतलब होता है, तो जरा इसके लिए दोनों कर्व को देख लेते हैं। पहला वाला कर्व है आपका, आप लोग जानते हो पहला वाला कर्व किसका है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। ये वाला जो कर्व है ये है तुम्हारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है। और ये वाला जो कर्व है ये किसका है, कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, यानी कि स्टार्ट में भी कैपेसिटर है और रनिंग टाइम में भी कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर का कर्व। तो जरा इन दोनों कर्व को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो देखो ये वाला जो कर्व है, इस पर्टिकुलर एरिया को जरा ध्यान दो। इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद होगा, ठीक है, ओपन होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बात करें, इस पर्टिकुलर स्पीड पे। और कर्व जो होगा वो कर्व 1 से शिफ्ट होके कर्व 2 पे आ जाएगा। कर्व 2 कौन सा था, जो मेन, यानी कि मेन वाइंडिंग का, जो इंडक्शन मोटर की जो नॉर्मली वाइंडिंग होती है विदाउट स्टार्टर, उसका जो कर्व होता है। तो ये जो शिफ्टिंग होगी जब कर्व 1 से कर्व 2 पे, तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का ये एक गैप मिल रहा है, यानी कि एक स्मूथ ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिस्टर्बेंस सा आ रहा है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से क्या होगा, साइलेंट ऑपरेशन अफेक्ट हो जाता है और नॉइस क्रिएट होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। जबकि अगर इस कर्व को ध्यान से दो तो देखो स्मूथ कर्व मिल रहा है तुम्हें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। ऐसे में देखो क्या बोला, स्मूथ कर्व मिल रहा है, देखो यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरीके की शिफ्टिंग नहीं है, तो एक स्मूथ कर्व है। और इसीलिए क्या होता है, साइलेंट ऑपरेशन तुम्हें मिलेगा, स्मूथ कर्व और साइलेंट ऑपरेशन तुम्हें किसमें मिलेगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में। लेकिन अगर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर यूज करोगे तो वहां तुम्हें इस तरीके का स्मूथनेस नहीं मिलेगी। नाउ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, सारी बात एप्लीकेशन की आ जाती है, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, ऐसी मोटर यूज होती है इकोनॉमिकल ऑपरेशन विद लो स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि कहीं पे भी जहां पे तुम्हें लो नहीं कहूंगा मैं, बल्कि लो की जगह जो एग्जैक्ट वर्ड है मैं लिख सकता हूं मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। याद रखना, लो जो वर्ड है ये मैं यूज कर चुका हूं ऑलरेडी रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर के लिए, रेजिस्टेंस टाइप, ठीक है। तो रेजिस्टेंस स्टार्टर में लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, लेकिन अगर तुम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर लोगे तो वह मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, ठीक है, यानी कि मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। और याद रखना ये जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है TST, ठीक है, किसका, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का, ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू TST ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक। तो ये भी हमेशा याद रखना कि रेजिस्टेंस का सबसे पुअर जो टॉर्क होता है, सबसे कम टॉर्क होता है, पुअर नहीं कहूंगा, एक और अभी मोटर है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, वहां देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। वो है आपकी स्प्लिट फेस की टाइप की है, लेकिन वहां पे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है, आने वाले समय में देखेंगे, ठीक है। तो एक बहरहाल अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो इसका जो मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क वर्ड रखूंगा, लो गलत वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो इकोनॉमिकल ऑपरेशन जहाँ पे लो स्टार्टिंग टॉर्क या मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, और ऐसी कहाँ होती है, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है एयर मूविंग इक्विपमेंट्स में, यानी कि जहां पे भी एयर के अंदर आपका डिवाइस घूम रही है या मोटर एयर के अंदर रोटेट कर रही है, ठीक। और ऐसे एग्जांपल क्या है,
फैन एंड ब्लोअर्स। आप जानते हो घरों में आपके फैंस हैं, ब्लोअर्स हैं, इन सब जगहों पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको स्टार्टिंग टॉर्क मीडियम चाहिए होता है। घर के अंदर मैक्सिमम जगहें ऐसी होती हैं घर में जहाँ पे आपको मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आप इस मोटर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ डिसएडवांटेज की बात कर लें तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क लेकिन हायर देन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है लेकिन ज्यादा होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर से। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, एक बार और क्लियर कर देता हूं। अगर मान लेते हैं मैं कैपेसिटर मोटर लेता, कैपेसिटर फॉर स्टार्टिंग ओनली, यानी कि अगर मैं कैपेसिटर का इस्तेमाल केवल स्टार्ट पर्पज से करता तो ऐसे केस में मुझे हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क मिलता। ठीक है, और ऐसे केस में मैंने कैपेसिटर की वैल्यू भी ज्यादा ली होती। वहीं पे अगर मैं क्या करूं, कैपेसिटर का इस्तेमाल केवल रन करने के लिए यूज करूं तो ऐसे केस में मुझे बेस्ट रनिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। पर क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, मैं कैपेसिटर का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, ये मिडवे में है। ना तो ये बहुत अच्छा कैपेसिटर ले रहा हूँ ना ही बहुत खराब कैपेसिटर ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। यानी कि अगर मैं कैपेसिटर को केवल स्टार्ट करने के पर्पज से लेता, ओनली फॉर स्टार्टिंग, तो इसके लिए जो कैपेसिटर लेता वो क्या लेता, हाई वैल्यू का कैपेसिटर लेता। ठीक है, जो कि मैंने पुराने मोटर में लिया था। अगर मैं केवल कैपेसिटर का इस्तेमाल रन करने के लिए लेता तो मैं लीस्ट वैल्यू का कैपेसिटर लेता। ठीक है, और ऐसे केस में मुझे बेस्ट रनिंग परफॉर्मेंस मिल जाती। अगर मैं कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए लेता तो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता। लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होती है वो मिडवे में आती है, ना तो इधर वाला कैपेसिटर ना ये वाला। तो क्योंकि ये मिडवे में आती हैं दोनों क्योंकि इसमें हम कैपेसिटर का इस्तेमाल स्टार्ट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं और कैपेसिटर को रन करने के टाइम पे भी यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो मीडियम वैल्यू ली जाती है। मीडियम, यहाँ पे कैपेसिटर वैल्यू मिडवे में ली जाती है, मीडियम। और क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल जो हम लोग मीडियम वैल्यू लेते हैं, इसीलिए जो मुझे परफॉर्मेंस मिलती है, इसीलिए जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होती है, परफॉर्मेंस जो होती है ये भी कैसी होती है, मीडियम या मेडियोकर परफॉर्मेंस होती है, मीडियम परफॉर्मेंस मिलती है। इसीलिए जो तुम्हारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन होती हैं, ये बहुत ना तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग टॉर्क दे पाती, ना बहुत अच्छी रनिंग परफॉर्मेंस देती हैं, बस बीच की स्थिति में रहती हैं। ठीक है, रीजन क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैपेसिटर इन द मीडियम रेंज। ठीक, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको आई होप समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग एक ऐसी मोटर बनाएं जिसमें कैपेसिटर जो हो अच्छा, इस कैपेसिटर हम इस्तेमाल करें, यानी कि जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी दे और रनिंग कंडीशन भी अच्छी दे, यानी कि बेस्ट रनिंग परफॉर्मेंस भी मुझे मिल सके और बेस्ट स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल सके। ऐसी मोटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा डबल कैपेसिटर डबल वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।